तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। दिस साइड सचिन। आज मैं आप सभी को चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन करवाने वाला हूं, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट का। और इजी एक्सप्लेनेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फ्री नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट PDFs मिलती रहेंगी। और आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लेना। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। आपको कुछ पूछना है तो आप अपना मैसेज यहाँ पे भेज सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com को विजिट करें। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट आपके मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट या फिर फ्लो। किसी चीज़ का फ्लो होना, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ को भेजना। वो कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपने आइडियाज़ को भेज रहे हो एक देश से दूसरे देश। आप कोई अपना सामान भेज रहे हो एक देश से दूसरे देश। आप अपना पैसा इधर से उधर भेज रहे हो। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? फ्लो हो रहा है हमारा। ठीक है, फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। अलग अलग चीज़ों की मूवमेंट हो रही है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्लो कैन टेक मैनी फॉर्म्स। फ्लो अलग अलग तरीके से हो सकता है मेरी आइडियाज़ जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसी और देश में पहुँच जाएं। हो सकता है कि मेरे यहाँ का कोई सामान, कोई गुड्स जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में बिके। हो सकता है कि भाई द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, जो पैसा होता है, ठीक है, वो अलग अलग जगहों पर पहुँचे। हो सकता है भाई लोग एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर जाएं। ठीक है, माइग्रेशन भी हो सकता है। तो ये फ्लो अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि अब टेलीफोन का इन्वेंशन हो गया है। आप एक झटके में बैठे बैठे दुनिया में किसी से भी बात कर लो। टेलीग्राफ आया था, ठीक है, ये थोड़ा पुराना टेलीकम्युनिकेशन है। और इसके अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, तो सभी के आइडियाज़ बुक्स की फॉर्म में प्रिंट होकर पूरे वर्ल्ड में फैल गए। तो ये बहुत ही टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है। कहते हैं ना टेक्नोलॉजिया, तो वही बात हो गई, टेक्नोलॉजिया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कैसे आप किसी को मैसेज करोगे, कैसे आप अपना सामान भेजोगे? टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बुक्स नहीं छपती, आइडियाज़ कैसे जाते? तो आज जब टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप्स और बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अब हमारे आइडियाज़ का मूवमेंट बहुत इजीली हो जाता है। पैसे आप एक झटके में भेजो, देश में किसी भी देश में सामान भेजो अपना। ठीक है, तो लोगों को अब कनेक्ट कर पाना, जोड़ना बहुत ईजी हो गया है ग्लोबली। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो अब क्या है कि दुनिया का एक पार्ट, जो आप ये मान लो कि इवेंट्स ऑकरिंग इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट ओनली नोन क्विकली एल्सवेयर बट ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर रीजन्स। दुनिया के एक देश पे कुछ होता है तो वो न्यूज़ हर देश तक पहुंचती है। इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। ट्रेड का है, कुछ भी है, तो वो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। देखो, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज इन्वेंशन हुआ जब टेलीग्राफ का, ठीक है, टेलीफोन का, मोबाइल फोन्स का, माइक्रोचिप्स का, तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर? देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, वी आर डेवलपिंग, है ना, लाइक इंडिया। तो द रोल ऑफ द स्टेट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। ऐसे में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है ना, ये बेचारे बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। इनके यहाँ पे एक तो पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इनको अपना डेवलपमेंट भी करना होता है। ठीक है, डेवलपमेंट भी इनके लिए एक चुनौती होती है। इसके अलावा इनको अपना हेल्थ केयर भी सही करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चुनौतियां हैं इनके आगे। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही स्टेट का मेन काम होता है। तो इसीलिए ये सब काम जो करता है उसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। ये पॉवर्टी हटाना, डेवलपमेंट करना, हेल्थ केयर पे काम करना एक वेलफेयर स्टेट का काम है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल ईजी है कि आपको ये समझ लेना है, जो भलाई के लिए काम कर रहा है स्टेट। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब क्या हो रहा है, थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो जितने भी स्टेट्स हैं, वो जितनी भी गवर्नमेंट है, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से वो हमारी सारी सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन को चुटकियों में निकाल लेते हैं। फिंगरप्रिंट से, आधार कार्ड नंबर से सारी जांच हो जाती है 2 मिनट में।
So the power of the state has diminished and the concept of a welfare state has been replaced by that of a minimal intervention state. तो जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो होता क्या है कि जो वेलफेयर स्टेट है वो कॉन्सेप्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि स्टेट इंटरफेयर कम करता है, ठीक है, कम करता है, और मिनिमल इंटरफेरेंस की पॉलिसी होती है। मिनिमल यानी कि बहुत ही कम मामलों पे स्टेट इंटरफेयर करता है, बाकी सारे काम कौन करता है? जो एमएनसीज हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये उनकी इकॉनमी बन जाती है। काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी का तुम इसको मान सकते हो, लिबरल हो जाता है। तो द स्टेट नाउ लिमिट्स इटसेल्फ टू ओनली अ फ्यू कोर फंक्शंस, बस थोड़े बहुत ही स्टेट काम करता है जो उसको करने भी चाहिए, लॉ मेंटेन करना और अपने सिटीजन्स को सिक्योर रखना, बेसिकली सिक्योरिटी के ऊपर काम करना। सो स्टेट नाउ पे लेस अटेंशन टू द वेलफेयर, अब वेलफेयर पे स्टेट ज़्यादा ध्यान नहीं देता भाई। और अब स्टेट क्या करता है? जो बिल्कुल पीछे हट जाता है। मार्केट जो है, एमएनसीज जो हैं, कॉरपोरेशन जो है, कंपनी जो है, वो ज़्यादातर काम करती है। जब से एमएनसीज आई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं, ज़्यादातर काम अब ये कंपनियां कर रही हैं। However, it is also true that as a result of globalization, states now have access to advanced technology. ये भी सही बात है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जिससे कि स्टेट को बहुत फ़ायदा हुआ है, और अब सारी इंफॉर्मेशन स्टेट के पास आ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, तुरंत, ठीक है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, इसको हम समझेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन से एक तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ा है। जब सारे दुनिया के देश आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ट्रेड बढ़ता है, और दिस इज बिकॉज अनलाइक अर्लियर टाइम्स इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आर नो लॉन्गर हैवीली इम्पोज्ड। पहले क्या होता था? इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। आप अगर किसी दूसरे देश का कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो उस देश के ऊपर टैक्स लगता था, और होता क्या था? देयर हैज़ बीन अ राइज इन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अलाउिंग इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी कंट्री। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा किसी भी दूसरे देश में लगा सकता है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में जहां इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ वाइड स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ फैल रहे हैं अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो आप देख सकते हो ये, ठीक है, कि ग्लोबल ट्रेड बढ़ा है, और कैपिटल और इधर उधर पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर इंटरनेट की नॉलेज बढ़ रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। होता क्या है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, लाइक यूके, ये क्या कर रहे हैं? अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट बना रहे हैं, ईजिली किसी को भी नहीं आने दे रहे अपने देश में। प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलिज्म आर बीइंग एनकरेज्ड, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का हाथ बहुत ही कम है, प्राइवेट कंपनियां ज़्यादातर काम कर रही हैं। मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब प्राइवेट चीज़ें होती हैं तो जॉब्स निकलती हैं, तो जॉब मिल रही है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, अलग अलग कंपनियां आ रही हैं अपना प्रोडक्ट लेके। प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज आर नाउ इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। आपको बाहर के देशों का भी सामान अब मार्केट में मिल जाता है, इम्पोर्टेड आइटम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। कल्चरल इफेक्ट्स क्या हुए हैं भाई? तो देखो, हमारी फूड हैबिट कंप्लीटली चेंज हो गई है। कैसे? अब भाई हम सब क्या खाते हैं? मैकडी, ठीक है, जो नॉन वेज है वो भाई केएफसी खा रहा है, फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, और मोमो खा रहा है, और पिज़्ज़ा खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारा कल्चर है? हमारा तो नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है भाई। अब हम क्या करते हैं? ब्लू जीन्स पहनते हैं, ठीक है, हम बैगी जीन्स पहनते हैं, हम ओवर साइज टी शर्ट्स पहनते हैं, हम बैगी शर्ट्स पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपना कल्चर नहीं है, ठीक है, ये भी कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। और ट्रेडिशनल कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, जो अपना धोती कुर्ते वाला सीन है वो ख़त्म हो रहा है, और अब हम अमेरिकन कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और होता क्या है? विमेन का स्टेटस अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है, दोनों मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो, अब हम फॉरेन फिल्म्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, फॉरेन फेस्टिवल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, म्यूज़िक जो बाहर का है वो हम ज़्यादा सुनते हैं, लाइक हॉलीवुड की मूवीज़ देखना, और कोरियन सॉन्ग्स, कोरियन ड्रामा, के पॉप, ये सब सुनना, और ये सारी चीज़ें। ऑर्थोडॉक्स जो पुराने ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, तो लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है।
फॉरेन कल्चर्स हैव स्प्रेड मोर वाइडली, जो बाहर का कल्चर है वो ज़्यादा स्प्रेड होने लग रहा है। अब क्या है, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड इंडिया। देखो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये समझो। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्सपेंशन विद इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो इंडिया का भी फायदा होता है, जैसे आईटी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो अर्बन एरियाज हैं, गुड़गांव वगैरह, नोएडा वगैरह, वहाँ सारी कंपनियां जॉब ही जॉब दे रही हैं, ठीक है। और क्या हुआ है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर वेस्टर्न लाइफस्टाइल छा गया है, खाना पीना फैशन वैशन सब। कंज्यूमर एक्सेस, अब इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो बाहर का सामान भी यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्टेड आइटम्स। प्राइवेटाइजेशन हुआ है क्योंकि इंडिया ने 1990s के बाद अपना रिफॉर्म किया, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, तो प्राइवेटाइजेशन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी। लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया लगभग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला वो सब हमने सिस्टम बंद कर दिया, वो मतलब चार्ज लगाने वाला। एजुकेशन में भी देखो, एक्सपोजर टू ग्लोबल आइडियाज़, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बाहर के आइडियाज़ को पढ़ पा रहे हैं, बाहर के एजुकेशनल मॉडल्स को समझ रहे हैं। सोशल चेंज भी आया है, देर इज़ बीन बोथ पॉजिटिव रिफॉर्म्स, इम्प्रूव्ड जेंडर रोल्स एंड कंसर्न ओवर कल्चरल इरेजन। हमारा कल्चर जो है वो एक तो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं, लड़कियों को लेकर कि लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती एंड ऑल। अब इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पहला ये था टॉपिक कि इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया, अब इंडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखो भाई, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, तो ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ इंडिया ने अपने इकोनॉमिक रूल्स पूरे चेंज कर लिए। पहले क्या होता था, इंडिया बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता था, जब वो बाहर की कंट्री का कोई सामान आता था तो उस पर बहुत टैक्स लगता था इंडिया में। अब ये रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हटा दी गई हैं ताकि ट्रेड बढ़े। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इंडिया अब क्या करता है कि गिविंग स्पेशल बेनिफिट टू फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट हेयर। इंडिया कहता है आप आओ और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इसलिए यहाँ पे इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जहाँ पे अगर कोई बाहर का आके अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो एक तो वहाँ पे टैक्स कट जाता है, उसका टैक्स नहीं उसको मतलब देना पड़ता, और फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं। सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया क्या कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं शुड गेट फेयर ट्रीटमेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। डेवलपिंग कंट्रीज़ को अच्छे से ट्रीट करो भाई दुनिया में। इंडिया आवाज़ उठाता रहा है इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह में भी। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हाउ ग्लोबलाइजेशन वर्क बाय शेयरिंग इट्स व्यूज एंड हेल्पिंग शेप रूल्स दैट अफेक्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर पुअरर नेशंस। इंडिया हमेशा से बड़े बड़े लेवल पे जाके बताता रहा है अपने व्यूज़ को कि कैसे ग्लोबलाइजेशन से हेल्प मिली है, कैसे ये ट्रेड को अफेक्ट करता है एंड ऑल। अब हमारा अगला टॉपिक है कल्चरल होमोजिनाइजेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। कल्चरल होमोजिनाइजेशन क्या होता है, कल्चरल होमोजिनाइजेशन का मतलब होता है द स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। जब पूरे दुनिया में वेस्टर्न कल्चर फैल जाता है तो उसको कल्चरल होमोजिनाइजेशन कहा जाता है। आज क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर हर जगह रैपिडली फैल रहा है और एक ग्लोबल कल्चर बनता जा रहा है। कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट कल्चर्स मिक्स हो जाते हैं एक साथ एंड दे लर्न फ्रॉम वन अनदर। जब एक दूसरे से हम सीखते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं, खुद को चेंज नहीं करते हैं, तो इसको कहा जाता है ये मिक्सिंग ऑफ द कल्चर्स मीन्स कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। फिर है मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। देखो भाई, कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। हुआ क्या है, बहुत से एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चलते रहे हैं, बट दीज वर मोस्टली प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एक्शंस दैट वर सीन एज फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न इंपीरियलिज्म। कुछ देश मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से जो बड़ी कंट्रीज हैं ये आज की डेट में मॉडर्न इंपीरियलिज्म कर रही हैं, अपना दबदबा बना रहे हैं। 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी सियाटल में। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो ये ट्रेड की प्रैक्टिसेस हैं वो पावरफुल नेशंस को ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं। WTO में भी ज़्यादा फ़ायदा पावरफुल नेशंस का होता है। सिमिलरली वर्ल्ड सोशल फोरम है, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम ब्रॉट टुगेदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। यहाँ पे भी ये सारे लोग एक साथ आ गए, वर्कर, एनवायरनमेंट वाले, यूथ, इन्होंने भी प्रोटेस्ट करी। मीटिंग्स हुई ब्राज़ील में, मुंबई इंडिया में, कीनिया में। तो ये लोग हमेशा से ही ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, देखो जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं
कि मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, क्योंकि देखो लेफ्ट विंग वाले मार्क्सिस्ट होते हैं, ये बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, ये समझ लो वो यूएसएसआर वाले लोग हैं, तो ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म गलत है, ठीक है, तो ये मानते हैं गलत है। ये बेसिकली जो अमीर लोग हैं उनको ही अमीर बनाता है, गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। और राइट विंग वाले भी ग्लोबलाइजेशन को गलत मानते हैं, क्यों? राइट विंग क्रिटिक्स आर कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेट का जो पावर होता है वो वीक हो रहा है, स्टेट अपना वीक होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू देम अ सर्टन लेवल ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इज नेसेसरी एट लीस्ट इन सम की एरियाज। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरे पे ही डिपेंड मत रहो भाई, अपने आप से भी कुछ खुद करो। दे ऑल्सो बिलीव दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ डैमेज ट्रेडिशनल कल्चर। राइट विंग के लोग ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है वो पूरा ख़राब हो चुका है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर जो है उसको इम्पोज किया जा रहा है दुनिया भर में, वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न, अमेरिका अमेरिका, दुनिया में अमेरिकन कल्चर ही फैल रहा है। तो एंशंट कल्चरल हेरिटेज जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, लोगों का जो खुद का पुराना कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये एक सिर्फ गरीब कंट्रीज़ के लिए थ्रेट नहीं है, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। अब गवर्नमेंट की पावर कम हो गई है, सारी पावर एमएनसीज के हाथ में जा रही है, कंपनीज के हाथ में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का ये भी खत्म हो गया है। अब क्या है, ये मिनिमल इंटरवेंशन स्टेट बन गया है, हर देश जो है मिनिमली बस इंटरवेन कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। सो द स्टेट नाउ लिमिट्स इटसेल्फ टू ओनली अ फ्यू मेन फंक्शंस सच एज, बस थोड़े बहुत काम करता है स्टेट, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिक्योरिटी देना, बस और कुछ नहीं। इंडिया ने क्या क्या किया है भाई, देखो द इंडियन सोशल फोरम एंड लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैव अपोज्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एक ग्रुप है इंडियन सोशल फोरम और कुछ लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं, लेफ्ट विंग वाले, ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बहुत गलत है इकोनॉमिकली। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं एमएनसीज के अगेंस्ट, क्योंकि फार्मर लोगों का ना बहुत नुकसान हो रहा है। ये वहाँ पे 10-20 रुपये किलो में आलू ला के और एक चिप्स का पैकेट बनाती हैं कंपनियां 10 रुपये में थोड़े से आलू डाल के, तो इसमें फार्मर्स का क्या फ़ायदा है, चिप्स वालों को फ़ायदा है। तो देर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू पेटेंटिंग ऑफ नीम, जैसे कुछ लोगों ने ना नीम जो होता है उसको पेटेंट कर दिया, अमेरिकन कंपनीज़ ने, यूरोपियन फर्म्स ने। यार ये तो गलत बात है, नीम वगैरह ये सारी चीज़ें अपने इंडिया की हैं, जो ये पेटेंट थोड़ी होने वाली चीज़ है। राइट विंग वाले ग्रुप कहते हैं कि यार हम अपने फेस्टिवल्स को छोड़कर वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, जो अपना है ही नहीं इंडिया का, है यहाँ पे कुछ पगलूज होते हैं जो पागल हो जाते हैं वैलेंटाइन डे पे, वैलेंटाइन वीक पे। तो हम बजरंग दल वाले, बहुत से और भी लोग हैं, वो कहते हैं भाई वैलेंटाइन डे बंद करो, अपने कल्चर को बचाओ, है ना। वो एक बात आती है ना कि भाई मनाना है तो करवा चौथ मनाओ सीधा, वैलेंटाइन डे तो बच्चे मनाते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। समझ आ गया? ख़त्म ये चैप्टर यहीं पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली ये चैप्टर। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।